सबसे पहले एक जरूरी बात, हमेशा आपसे कहा जाता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तो सब्सक्राइब करेंगे तो पैसा कमाएंगे, तो आप इस मन से निकाल दीजिए। मेरा उद्देश्य बस केवल और केवल ज्ञान फैलाना है कि कोई भी बच्चा हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, जो गांव में रहता हो शहर में रहता हो, जितना मेरे पास क्षमता है वो मैं क्षमता देने का प्रयास करता हूं। आप इस बात को एकदम नोट करके रखें कि कभी भी इस चैनल पर आप एड नहीं देखेंगे और ना ही इस चैनल से मैं कभी 1 रुपया कमाऊंगा। अगर मेरी बात फ्यूचर में कभी गलत निकल गई तो आप चैनल को तुरंत अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। और टेंस के क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट के सारे टेंस हो गए आपके। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने पढ़ लिया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ लिया, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ लिया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ लिया। अब आज का टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट। चलिए, तो टेंस का अनुवाद करने के लिए हमने आपको कुछ चीजें बताई थी। क्या कि किसी भी टेंस का अनुवाद करना है तो सबसे पहले हमको टेंस पहचानना चाहिए। सबसे पहले क्या पहचाने? टेंस। टेंस की पहचान हमेशा फाइनाइट वर्ब से होती है। फाइनाइट वर्ब हमेशा हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आता है। सेंटेंस चाहे कितना भी छोटा हो चाहे कितना भी बड़ा हो, कुछ बेसिक रूल होता है, उससे आदमी को नहीं भटकना चाहिए। तो देखिए, सेंटेंस चाहे कितना भी छोटा हो चाहे कितना बड़ा, फाइनाइट वर्ब हमेशा हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ही आएगा। तो हम फाइनाइट वर्ब को क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि हमको टेंस की पहचान करानी है। और टेंस की पहचान केवल इस दुनिया में एक ही व्यक्ति ऐसा है जो टेंस की पहचान करा सकता है, और वो है फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब को छोड़कर किसी में इतनी औकात नहीं है, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो टेंस की पहचान करा सके। तो टेंस की पहचान इस दुनिया में केवल और केवल और केवल फाइनाइट वर्ब ही करा सकता है। फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है मेन वर्ब। इसीलिए जब भी हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग फाइनाइट वर्ब को ही ढूंढते हैं। अब बात यह है कि फाइनाइट वर्ब मिलेगा कहां? तो फाइनाइट वर्ब हम थोड़ा शर्मीला व्यक्ति होता है, इसीलिए हमेशा ये लास्ट में पाया जाता है। तो फाइनाइट वर्ब हमेशा हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ही आता है। ठीक, तो इस तरह से हम टेंस पहचाने। इसके बाद हम सेंटेंस पहचानेंगे कि कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। इसके बाद हम सब्जेक्ट छांटेंगे, वर्ब छांटेंगे, ऑब्जेक्ट छांटेंगे, फिर हम लोग लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, याद रखिए हर टेंस की पहचान अलग अलग होती है। हर टेंस की पहचान अलग अलग होती है। हर टेंस का हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होता है। हर टेंस का हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होता है। और हर टेंस में मेन वर्ब की अलग अलग फॉर्म लगती है। इस चीज, 3 चीज को आप याद रखिए। अब हमारा टेंस बदल गया। आज का टेंस क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। तो जब टेंस बदल गया तो पहचान भी बदलेगी, हेल्पिंग वर्ब भी बदलेगा और मेन वर्ब भी बदलेगा। तो सबसे पहले पहचान पर आइए। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट का पहचान क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होता है? कोई भी ऐसा हिंदी का सेंटेंस, कोई भी ऐसा हिंदी का सेंटेंस जिसके लास्ट में या, ए, ई, ता, था, ती, थी, ते, थे आएगा, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। पास्ट इंडेफिनिट ये बताता है कि काम बीत गया है, मतलब बीते हुए समय में काम हो रहा है, बीते हुए समय में काम हो रहा है। तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट। तो कोई भी ऐसा हिंदी का सेंटेंस जिसके लास्ट में या, ए, ई, ता, था, ती, थी, ते, थे आएगा, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। जैसे वह स्कूल गया, मैंने उसकी मदद किया, उसने खाना नहीं बनाया, मैंने हॉकी खेला, सबके लास्ट में आ रहा है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट का पहचान होता है कि कोई भी सेंटेंस जिसके लास्ट में या आएगा, ये आएगा, ई आएगी, ठीक है, या ता था, ती थी, इसमें से कोई भी आएगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। कौन सा टेंस होगा? पास्ट इंडेफिनिट। हर टेंस का हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होता है। हर टेंस का हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होता है। पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट का, रुकिए, पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब आपका डिड होता है। पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डिड होता है, लेकिन डिड का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डिड होता है, लेकिन डिड का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। अब मेन वर्ब,
अब मेन वर्ब, हर टेंस में मेन वर्ब की अलग अलग फॉर्म लगती है, कहीं फर्स्ट, कहीं सेकंड, कहीं थर्ड, कहीं आईएनजी। तो याद करिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म लगा था, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आईएनजी लगा था, प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगा था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा था। अब आ गया पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। कौन सा फॉर्म लगेगा? वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान या, ये ही, ता, था, ती, थी, ते, थे। पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डेड, लेकिन इसका प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होगा, केवल निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब के कौन सा फॉर्म लगेगा? सेकंड। ये हो गया। अब ट्रांसलेट करिए। तो ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या देखेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। जब ट्रांसलेट करते हैं तो याद रखिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। जब भी हम ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना चाहिए। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का नंबर आता है। जो कुछ बोला जाता है, जो कुछ मैं बोला, इस बात को आप ध्यान से सुनिए। यही रूल है, जितना बोला जाता है उतना लिखाया नहीं जाता है। तो जो बोला जाता है उसको ध्यान से सुनना चाहिए और उसको फिर आप अपने खुद से अप्लाई करिए। तो पास्ट इंडेफिनिट और सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब। पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? डेड। लेकिन डेड का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होता नहीं है, तो अफर्मेटिव डेट को छोड़ दीजिए, हेल्पिंग वर्ब को छोड़ दीजिए। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आता है। किस टेंस में? कोई भी टेंस हो, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा मेन वर्ब आता है। तो पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग कौन सा लिखेंगे? मेन वर्ब लिखेंगे। फिर बात यह है कि मेन वर्ब की अलग अलग फॉर्म होती है, कहीं फर्स्ट, कहीं सेकंड, कहीं थर्ड, कहीं आईएनजी। अब इसमें क्या लगेगा? तो पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसके बाद किसका नंबर आता है? ऑब्जेक्ट का। हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। अब ट्रांसलेट करेंगे। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमको ट्रांसलेट करना हो कि वह अपने स्कूल गई। मान लेते हैं इसको ट्रांसलेट करना है, वह अपने स्कूल गई। ठीक, तो तरीका वही रहेगा। सबसे पहले क्या करेंगे? टेंस पहचानेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? टेंस पहचानेंगे। चेहरे पर आप पसीना देख रहे होंगे, एसी नहीं लगा है, कोई बात नहीं, हम लोग छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, तो गरीबों की पाठशाला में आप पढ़िए। और बात एसी की नहीं है, गर्मी की नहीं है, बात नॉलेज की है, ज्ञान की है कि जो आप पढ़िए वो आपको आ जाए। अगर आज का वीडियो देखने से आपका, अगर आप ये टेंस लगा लेते हैं तो फिर हमारा पसीना भी आपका सार्थक हो जाएगा। आगे आइए, तो मान लीजिए हमको इसको ट्रांसलेट करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? टेंस पहचानेंगे। अब टेंस की पहचान कैसे होगी? फाइनाइट वर्ब से होगी। फाइनाइट वर्ब कहां आएगा? हिंदी सेंटेंस के लास्ट में। तो हिंदी सेंटेंस के लास्ट में देखिए ई लिखा है, तो कोई भी सेंटेंस जिसके लास्ट में या यही आएगा वो पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो कौन सा टेंस है ये? पास्ट इंडेफिनिट। अब सेंटेंस देखिए क्या है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब ट्रांसलेट करिए, तो ट्रांसलेट करेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर है इसी को फॉलो करिए। सबसे पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्ता। कर्ता का मतलब होता है जो काम को करे। इसमें कौन सा काम हो रहा है? जाने का। जाने का काम कौन करा? वह। तो यही वह आपका सब्जेक्ट हो गया। वह की दो इंग्लिश होती है, एक ही और एक सी। ये फीमेल है, फीमेल के लिए सी लिखेंगे, मेल रहेगा तो ही लिखेंगे। ये हो गया आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। मेन वर्ब कौन है इसमें? गई। गया का इंग्लिश क्या होता है? गो। गो का मतलब होता है जाना, और इस गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट। क्या होगा? वेंट। तो हम लोग यहां लिखेंगे वेंट। हो गया, ये हो गया। फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है इसमें? स्कूल। अब गो के बाद हमेशा हम टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? टू को। देखिए टू क्यों लिखते हैं? देखिए ये लिखा है कि वह स्कूल गई। वह स्कूल गई मतलब स्कूल को गई, को यहां पे छुपा हुआ है। ठीक है, जब हम लेकिन इंग्लिश बनाते हैं तो उस को की इंग्लिश हम लोग लिख देते हैं। तो को की इंग्लिश हम लोग को लिखते हैं और फिर लिखेंगे स्कूल। लेकिन यहां अपने स्कूल लिखा है। अपने की अंग्रेजी हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। अब सब्जेक्ट इसमें क्या है? वह की इंग्लिश क्या होगी? सी। अब सी जो सब्जेक्ट रहेगा उसी का पजेसिव अपना की इंग्लिश होती है। तो यहां सब्जेक्ट आपका सी है तो सी का पजेसिव हर होगा। ठीक, और इसके बाद लिखेंगे स्कूल।
अगर यहां पे ही रहता तो यहां हिज लिखते, आई रहता तो माई लिखते, वी रहता तो आवर लिखते, जो सब्जेक्ट रहता उसी का पजेसिव लिखते। ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस हो गया? अफर्मेटिव। अब निगेटिव सेंटेंस में आ जाइए। निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। निगेटिव का मतलब क्या होता है? नकारात्मक। नकारात्मक मतलब उसके हिंदी सेंटेंस में नहीं वर्ड आएगा। क्या आएगा? नहीं। नहीं की इंग्लिश क्या होती है? नॉट। नहीं की इंग्लिश क्या होगी? नॉट। अब देखिए, नॉट का प्रयोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद करेंगे। कोई भी टेंस हो, दुनिया का कोई भी टेंस हो, अगर निगेटिव बनाना है तो नॉट को हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लिखेंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सेंटेंस में नॉट का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो अगर नॉट लिखना है तो हेल्पिंग वर्ब होना ही चाहिए। जैसे होता ना कि नॉट के प्रभाव को कौन संभालेगा? नॉट के प्रभाव, जैसे शंकर जी जब गंगा नदी निकल रही थी तो उसमें इतना प्रवाह था, इतना वेग था कि समस्या, प्रॉब्लम ये आ गई कि इनके प्रवाह को थामेगा कौन? तो इनके प्रवाह को थामने के लिए, पकड़ने के लिए, रिसीव करने के लिए, रोकने के लिए शंकर जी आए। ठीक। और शंकर जी ने उस गंगा जी को अपने जटा में लपेट लिया था। उसी तरह से जब नाट आएगा तो नाट के प्रभाव को रोकेगा कौन? तो इसके प्रभाव को रोकने के लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब ही एक ऐसा है जो नाट से के इफेक्ट को रोक सकता है। बाकी किसी में इतनी औकात नहीं है जो नाट के इफेक्ट को रोक दे। ठीक है, इसीलिए नाट को जब भी लिखते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब के साथ लिखते हैं। अब आ जाइए, हम लोग यहां ये देखिए, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट लिखे, मेन वर्ब लिखे, हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा है। लेकिन हमको यहां नॉट लिखना नहीं था, अब नॉट लिखना है तो नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लिखा जाएगा। अब आ जाइए, पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में नहीं लिखा है, लेकिन होता क्या है? डिड होता है। क्या होगा? डिड। तो जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो डिड के बाद ही नॉट का यूज हम लोग करेंगे। तो जब निगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे? डिड। फिर क्या लिखेंगे? इसी में जोड़ देता हूं, डिड नॉट हो गए। इसके बाद जब, याद रखिए, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब के सेकंड फॉर्म लगाएंगे, लेकिन जब डिड लगाते हैं तो ये सेकंड फर्स्ट बन जाता है। ठीक, डिड के साथ फर्स्ट, इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इस दोनों का कंपैरिजन करिए, दोनों सेम है। सब्जेक्ट बस यहीं पे डिड नॉट लगा, जब से डिड नॉट लगाए हैं तो ये फर्स्ट हो गया, बाकी सब आपका सेम है। अब आप एग्जांपल देखिए, तुमने गरीबों की मदद नहीं किया, इसको हमको ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले हम टेंस पहचानेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? टेंस पहचानेंगे। टेंस की पहचान किससे होगी? फाइनाइट वर्ब से। अब सोचिए, फाइनाइट वर्ब कहां आएगा? हिंदी सेंटेंस के लास्ट में। हिंदी सेंटेंस के लास्ट में। अब लास्ट में पढ़िए, या आ गया, लास्ट में आ गया। तो कोई भी सेंटेंस जिसके लास्ट में या, ये, ता, था, तीत आएगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो कौन सा टेंस है ये? पास्ट इंडेफिनिट। सेंटेंस कौन सा है? निगेटिव। कैसे मालूम निगेटिव है? नहीं आया। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस और निगेटिव सेंटेंस। अब ट्रांसलेट करिए। ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है इसमें? तुमने। जो काम को करेगा वही सब्जेक्ट। इसमें कौन सी काम हो रहा है? मदद करने का। कौन कर रहा है? तुम। तो तुम सब्जेक्ट हो गया। तो तुम की इंग्लिश क्या हो गई? यू। सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे? डिड नॉट। अब कोई भी सब्जेक्ट हो, सारे सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट लगेगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब कौन है? मदद करना। मदद करना की अंग्रेजी हेल्प। ठीक। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? अब देखिए, डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अगर ये डिड नॉट को हटाएंगे तो अभी ये सेकंड हो जाएगा। ठीक। अब ऑब्जेक्ट लिखिए। ऑब्जेक्ट कौन है? गरीबों। गरीबों की इंग्लिश होती है द पुअर। क्या होती है? द पुअर। ये हो गया आपका ट्रांसलेशन। देखिए, पुअर माने गरीब। पुअर मीन्स गरीब। ये आपका एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। और ये जो लिखा है गरीबों, गरीबों का मतलब गरीब लोग। गरीबों का मतलब गरीब लोग, ये नाउन है। तो पुअर मतलब गरीब, ये एडजेक्टिव है। ठीक। लेकिन अगर इसको हमको नाउन बनाना हो, जैसे मान लीजिए हमको गरीबों का इंग्लिश लिखना, तो गरीबों मतलब गरीब लोग, ये नाउन हो गया। तो नाउन बनाना है, किसी भी एडजेक्टिव को नाउन बनाना है तो उसके पहले द लगाइए। क्या लगाइए? द। तो द लगाएंगे तो नाउन बन जाएगा, और वो हमेशा प्लूरल होगा। क्या होगा? प्लूरल। तो पुअर और द पुअर में क्या अंतर है? पुअर आपका एडजेक्टिव है, द पुअर आपका नाउन है, और ये प्लूरल है। ये हो गया आपका निगेटिव। ठीक।
अब देखिए, हमने नहीं की इंग्लिश, हम ये निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। जब नहीं वर्ड आ रहा था तो नहीं की इंग्लिश क्या लिख रहे थे? नॉट लिख रहे थे। क्या लिख रहे थे? नॉट। लेकिन अगर मान लीजिए अगर सेंटेंस में कभी नहीं आ गया, क्या आ गया? कभी नहीं, तो कभी नहीं की इंग्लिश नॉट नहीं होती है, नेवर होगी। क्या होगी? नेवर। ठीक। तो जब सेंटेंस में कभी नहीं आएगा तो कभी नहीं की इंग्लिश नेवर होगी। तो जब नेवर का प्रयोग करेंगे तो ये जो नॉट है यही हटा के नेवर लिखेंगे। लेकिन जब नेवर लिखेंगे तो डिड नहीं लगता है, तो नेवर के साथ डिड का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। नेवर के साथ डिड का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो देखिए नेवर कैसे लगेगा, पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। अब अगर कभी नहीं है तो डिड नॉट हटा के यहां पे आएगा नेवर। अब पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सा फॉर्म लगता है? सेकंड लगता है। लेकिन जब डिड लगाते हैं तो वही सेकंड फर्स्ट बन जाता है। डिड लगाएंगे तो यही सेकंड क्या बन गया? फर्स्ट। लेकिन जब डिड को हटाएंगे तो फिर ये सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकंड। तो इसका मतलब हो गया कि डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा, लेकिन नेवर के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। आया समझ में? ठीक। अब एग्जांपल देखिए, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। मैंने कभी झूठ नहीं बोला। इसका ट्रांसलेशन बनाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? टेंस पहचानेंगे। टेंस की पहचान फाइनाइट वर्ब से। अब फाइनाइट वर्ब हिंदी सेंटेंस के लास्ट में क्या लिखा? बोला। आ गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब सेंटेंस कौन सा है? निगेटिव है। कैसे मालूम? नहीं दिया है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और निगेटिव सेंटेंस। ठीक। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, निगेटिव सेंटेंस, लेकिन इस निगेटिव में कभी नहीं लिखा है। कभी नहीं। ठीक है, तो कभी नहीं लिखा तो ये वाले रूल से लगेगा। अगर केवल नहीं रहता, इस कभी को हटा दिया जाए तो इस रूल से बनाएंगे, डिड नॉट लगाएंगे। लेकिन कभी नहीं है तो फिर इस रूल से लगाएंगे। पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? मैं की इंग्लिश आई के बाद क्या लिखेंगे? नेवर। फिर वर्ब की सेकंड, झूठ बोलना की अंग्रेजी टेल, तो टेल का सेकंड फॉर्म हो गया टोल्ड। ए लाई, ये हो गया झूठ बोलना की इंग्लिश। ठीक। अब देखिए नेवर के साथ डेट का यूज हम लोग नहीं किए हैं। ये आपका सेंटेंस हो गया निगेटिव। अब देखिए, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव हो गया, अब इंट्रोगेटिव हो गया। मान लेते हैं हमको कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिल गया। इंट्रोगेटिव का मतलब हो गया ऐसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन किया गया हो, प्रश्न किया गया, उसी को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगर हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस ट्रांसलेट करने के लिए मिल गया तो सबसे पहले हमको ये देखना चाहिए कि उसमें इंट्रोगेटिव शब्द कौन है और कहां पे लिखा है। कौन है और कहां पे लिखा है। लेकिन एक बात साथ में भी ध्यान रखिए, ये रूल सिर्फ क्या के लिए? किसके लिए है? क्या के लिए है। क्यों क्या के लिए है? क्योंकि क्या एक ऐसा इंट्रोगेटिव है जिसकी इंग्लिश कभी लिखी जाती है और कभी नहीं लिखी जाती है। क्या एक ऐसा इंट्रोगेटिव है जिसकी इंग्लिश कभी लिखी जाती है और कभी नहीं लिखी जाती है। क्या जब सेंटेंस के स्टार्ट में आता है तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखी जाती है, लेकिन क्या जब सेंटेंस के बीच में जाता है तो उसकी इंग्लिश लिखी जाती है। इसीलिए क्या को देखना पड़ता है कि वो कहां पे लिखा है, स्टार्ट में लिखा है कि बीच में लिखा है। लेकिन क्या को छोड़ के कोई दूसरा इंट्रोगेटिव है तो उसकी इंग्लिश हमेशा लिखाएगी, वो चाहे सेंटेंस के स्टार्ट में हो, बीच में हो, लास्ट में, चाहे जहां हो, उसकी इंग्लिश हमेशा लिखाएगी। लेकिन अगर क्या सेंटेंस के स्टार्ट में आया तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखाएगी। ऐसा में ठीक। आगे आ जाइए। तो मान लेते हैं हमको कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव इंग्लिश ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले देखेंगे इसमें इंट्रोगेटिव कौन है और कहां पे लिखा है। तो मान लेते हैं कि कोई सेंटेंस ऐसा आ गया जिसमें क्वेश्चन वर्ड के रूप में क्या दिया है, लेकिन ये क्या सेंटेंस के स्टार्ट में है। कहां पर है? स्टार्ट में, शुरू में है। तो जब क्या शुरू में आएगा तो उस क्या की इंग्लिश हम लोग नहीं लिखेंगे। क्या की इंग्लिश क्या होती है? व्हाट। क्या की इंग्लिश क्या होती है? व्हाट। लेकिन व्हाट का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। कब? जब क्या सेंटेंस के स्टार्ट में आता है तब। देख रहे हैं ना विनोद? इधर देखिए। ठीक। जब क्या सेंटेंस के स्टार्ट में आता है तो उस क्या की इंग्लिश हम लोग व्हाट नहीं लिखेंगे। अब करेंगे क्या? जो टेंस रहेगा उसके हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिखिए। याद रखिए, सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो दुनिया का कोई भी टेंस हो, दुनिया का कोई भी टेंस हो,
इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले ही आएगा, ना इधर आएगा ना उधर आएगा, सब्जेक्ट के पहले ही आएगा। ठीक है, मान लेते हैं कोई ऐसा सेंटेंस आ गया जिसमें हेल्पिंग वर्ब दिया ही नहीं है, तो अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है तो वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं बन सकता। किसी की इतनी औकात नहीं है कि अगर सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में नहीं दिया है तो सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बना दे। अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को लाना ही पड़ेगा, और कहां? सब्जेक्ट के पहले। कहां? सब्जेक्ट के पहले, क्योंकि जब सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब जाएगा तभी सेंटेंस इंट्रोगेटिव बनेगा। और याद रखिए, सब्जेक्ट के पहले केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब जाना चाहिए। दुनिया का कोई भी इंट्रोगेटिव हो, सब्जेक्ट के पहले केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। तो जब हम ट्रांसलेट करेंगे, अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के पहले करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? डिड। डिड को उठा के कहां लिखेंगे? सब्जेक्ट के पहले। ठीक है, तो देखिए यही डिड लिखिए तो हो गया आपका डिड। और जब यहां डिड लिखेंगे तो ये आपका क्या बचेगा? सब्जेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन जैसे ही डिड लगाएंगे ये फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्स्ट। इसके बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट, और लास्ट में चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन मार्क। हो गया, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव। अब इसका एग्जांपल देखिए, क्या रीता ने कल पत्र नहीं लिखा? क्या रीता ने कल पत्र नहीं लिखा? मान लीजिए इसको ट्रांसलेट करना है। ठीक, तो सबसे पहले क्या बताएं? सबसे पहले हम टेंस पहचानेंगे, और टेंस की पहचान किससे होगी? फाइनाइट वर्ब से। सबसे पहले टेंस पहचानेंगे, टेंस की पहचान फाइनाइट वर्ब से होगी। फाइनाइट वर्ब कहां रहेगा? हिंदी सेंटेंस के लास्ट में। दुनिया का कोई भी सेंटेंस है, फाइनाइट वर्ब हमेशा हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ही आएगा। ठीक है, तो देखिए लास्ट में क्या लिखा है? लिखा। लिखा में आ शब्द लगा हुआ है। ठीक है, तो कोई भी सेंटेंस जिसके लास्ट में आ ए ई आएगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो कौन सी टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट है। क्या कौन सी टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। अब सेंटेंस पहचानिए कौन सा है? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसे मालूम इंट्रोगेटिव है? इंट्रोगेटिव का मार्क, इंट्रोगेटिव वर्ड लिखा है, क्वेश्चन वर्ड लिखा और इंट्रोगेटिव का मार्क लगा है, इसलिए इंट्रोगेटिव है। अब देखेंगे कि इंट्रोगेटिव वर्ड है कहां? सेंटेंस के बीच में कि सेंटेंस के स्टार्ट में? तो इसमें इंट्रोगेटिव देखिए सेंटेंस के स्टार्ट में। ठीक, अब अभी रूल बताएं कि अगर क्या सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे। क्या की इंग्लिश क्या होती है? व्हाट। व्हाट का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या स्टार्ट में। अगर यही क्या यहां रहता तो यहां व्हाट लिखते, तो हम लोग क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे। सबसे पहले डिड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डिड। डिड के बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? रीता। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब कौन है? लिखना। लिखना की इंग्लिश राइट। अब यहां फर्स्ट ही लगेगा क्योंकि डिड लग चुका है। ठीक, तो देखिए ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ऑब्जेक्ट पत्र, ए लेटर। अब यहां कल की इंग्लिश। कल की दो इंग्लिश होती है, एक टुमारो और एक एस्टरडे। एस्टरडे का मतलब बीता हुआ कल, और टुमारो का मतलब आना हुआ कल, आने वाला कल। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये बीती हुई बात को व्यक्त कर रहा है, इसलिए कल की इंग्लिश हम लोग एस्टरडे लिखेंगे। यहां टुमारो का यूज हम लोग नहीं करेंगे। ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव। ठीक, हो सकता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा हो जिसमें क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में ना आकर के बीच में चला जाए। कहां चला जाए? बीच में। बीच में का मतलब मिडिल में आ गया। मान लेते हैं कोई ऐसा सेंटेंस आ गया, कोई जरूरी तो है नहीं कि क्वेश्चन वर्ड हमेशा स्टार्ट में ही आएगा, वो तो कहीं भी जा सकता है। तो मान लेते हैं बीच में चला गया, लेकिन कहां? हिंदी के बीच में, इंग्लिश के बीच में नहीं। इंग्लिश तो भी बनाना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई ऐसा सेंटेंस आ गया जिसमें क्वेश्चन वर्ड हिंदी सेंटेंस के बीच में, तो हिंदी में रहेगा बीच में, लेकिन जब इंग्लिश बनाएंगे तो उसको उठा करके सेंटेंस के शुरू में करेंगे, क्योंकि हिंदी के सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड बीच में भी आ सकता है, शुरू में भी आ सकता है बाबू, लेकिन इंग्लिश के सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड हमेशा शुरू में ही आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा बाबू। ठीक, तो हिंदी में क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा, लेकिन इंग्लिश में कभी बीच में नहीं जाएगा। वो हिंदी में कहां रहेगा? बीच में। इंग्लिश में कहां लिखेंगे? सेंटेंस के शुरू में। हाँ, तो हिंदी के सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, लेकिन इंग्लिश के सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड
बीच में कभी नहीं आता है। हिंदी में तो बीच में आएगा, लेकिन अंग्रेजी में वो शुरू में ही आएगा। इसलिए जो क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा उसको जब इंग्लिश बनाएंगे तो उसका बाल ऐसे पकड़िए, उठा करके उसको सेंटेंस के शुरू में करिए। लेकिन एक बात ये भी है कि सेंटेंस के शुरू में कहाँ, तो इधर हाथ फैला रहे हैं तो इधर प्रयागराज दिख रहा है, तो प्रयागराज में नहीं जाएगा। क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब के पहले, सेंटेंस के शुरू में हेल्पिंग वर्ब के पहले। लेकिन विनोद किस सेंटेंस में, किस टेंस में, तो दुनिया का कोई भी टेंस हो, हर टेंस में यही रूल है कि अगर क्वेश्चन वर्ड को सेंटेंस में लिखना है तो वो क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब के पहले ही आएगा। तो देखिए विनोद बाबू यहां पर ध्यान से, ये आपका इंट्रोगेटिव है। क्या है? इंट्रोगेटिव। लेकिन ऐसा इंट्रोगेटिव है जिसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं दिया है। दिया है? नहीं दिया है। अगर इसमें क्वेश्चन वर्ड जोड़ना हो बाबू तो क्वेश्चन वर्ड को सेंटेंस के स्टार्ट में यहीं पर जोड़ेंगे। हिंदी में कहां रहेगा? बीच में। अंग्रेजी में कहां लिखेंगे? वाक्य के शुरू में। तो लिखिए हमारे साथ, बोलिए, पहले क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद डेड, इसके बाद, अब देखिए मैं अकेला बोल रहा हूं, इतना तेज बोल रहा हूं बाबू, लेकिन आप लोग नहीं बोल रहे हो। ठीक, तो अगर सीखना है तो थोड़ा मेहनत करिए बाबू। आइए इधर, तो देखिए क्वेश्चन वर्ड यहां, फिर डेड, फिर सब्जेक्ट, आगे आ गया वर्ब का फर्स्ट, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए बाबू इस बात को हम एग्जांपल से कैसे सिद्ध कर देता हूं। देखिए जैसे मैंने इस कलम को कब खरीदा। ये देखिए बाबू, तो देखिए अगर हमको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो बोले थे ना 3 बात, पहले टेंस पहचानिए, फिर सेंटेंस पहचानिए। तो पहले टेंस पहचानिए। टेंस का पहचान किससे होगा बाबू? पास्ट इंडेफिनिट है ये, लेकिन कैसे? टेंस का पहचान फाइनाइट वर्ब से होगा, लेकिन फाइनाइट वर्ब कहां रहेगा भैया? हमेशा हिंदी सेंटेंस के लास्ट में। और देखिए लास्ट में ही आया है, लास्ट में खरीदा आ लिखा है। कोई भी ऐसा हिंदी का सेंटेंस जिसके लास्ट में आ ई आएगा वो पास्ट इंडेफिनिट होगा। ये देखिए आया है द खरीदा आ तो पास्ट इंडेफिनिट। अब सेंटेंस देखिए कौन सा है? इंट्रोगेटिव। कैसे मालूम इंट्रोगेटिव है? क्योंकि इंट्रोगेटिव शब्द लिखा है और इंट्रोगेटिव का चिन्ह लगा, इसलिए इंट्रोगेटिव है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए कि इसमें इंट्रोगेटिव शब्द कहां पे लिखा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस शब्द क्वेश्चन वर्ड कहां पे लिखा है? वो बीच में भी जा सकता है, शुरू में भी जा सकता है। तो देखिए क्वेश्चन वर्ड कौन है इसमें? कब। कहां लिखा है? बीच में। तो हिंदी में बीच में, इंग्लिश में कहां रहेगा? सेंटेंस के शुरू में। अभी थोड़ी देर पहले बताया हूं कि क्वेश्चन वर्ड कभी बीच में इंग्लिश में नहीं आ सकता। तो यहां है तो यहां से इसका बाल पकड़िए, सीधे यहां शुरू में लाके बैठाइए, हमेशा बीच में भागता है नालायक। तो कब का इंग्लिश? व्हेन आ गया। अब ये हो गया। इसके बाद किसका नंबर है भैया? डेड का। अब डेड का प्रयोग करिए, डेड, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैंने की इंग्लिश आई, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब कौन है? खरीदना, खरीदना का इंग्लिश बाई। अब बाई का फर्स्ट फॉर्म ही लिखा जाएगा क्योंकि यहां पे डेड लग चुका है। तो देखिए ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर वर्ब की फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है? इस कलम। तो दिस मतलब इस, अब पेन मतलब कलम। जिस नाउन में को लग गया इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट है। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। लेकिन अभी खत्म नहीं हुई है बात, बात तो अब शुरू होगी। मान लीजिए यहां सेंटेंस में नहीं दे दिया, ये इंट्रोगेटिव है। क्या है? इंट्रोगेटिव। अगर इसी में नहीं दे दिया, क्या रीता ने कल पत्र नहीं लिखा, तो ये आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। ये अगर नहीं हटाइए, ये केवल इंट्रोगेटिव है, लेकिन अगर इसी में नहीं जोड़ दिया जाए तो ये इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। तो अगर कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो उसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा विनोद? तो विनोद जी देखिए इधर कैसे बनेगा। अगर सेंटेंस में नहीं वर्ड आगे इंट्रोगेटिव है और नहीं आ गया तो निगेटिव। इंट्रोगेटिव वर्ड है इसलिए इंट्रोगेटिव, नहीं आ गया इसलिए निगेटिव, दोनों मिला के इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो सेंटेंस चाहे इंट्रोगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव निगेटिव
निगेटिव हो, रूल हमेशा एक ही रहेगा, क्या कि क्वेश्चन वर्ड कहां पे लिखा है, सेंटेंस के स्टार्ट में लिखा है कि सेंटेंस के बीच में लिखा है। अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में लिखा है तो ये वाला रूल लगेगा, लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया तो फिर ये वाला रूल लगेगा भैया। लेकिन बचा के नहीं कि इंग्लिश नॉट, नॉट का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद। अगर सेंटेंस केवल निगेटिव है तो नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद, लेकिन अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो नॉट सब्जेक्ट के बाद। तो क्या रीता ने कल पत्र नहीं लिखा, डिड रीता, अब यहीं पे लगेगा नॉट, डिड रीता नॉट, बाकी सब सेम रहेगा। मैंने इस कलम को कब नहीं खरीदा, तो व्हेन डिड आई नॉट यहां लगा दीजिए, हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी तो थोड़ा सा और बचा है, थोड़ा सा 5 मिनट और रुकिए, अभी एक कहानी और बची है। तो भैया ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर आपको ये पसंद आया हो वीडियो तो चैनल को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कराइए। और वीडियो के शुरू में ही हमने बता दिया है कि चैनल कभी मोनेटाइज नहीं कराया जाएगा, चैनल पर कभी एड नहीं आएगा, चैनल से कभी कोई पैसा नहीं कमाया जाएगा। इस चैनल का बस एक ही उद्देश्य है, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान, जो भी लड़के जितना मेरे अंदर सामर्थ्य है मैं ज्यादा से ज्यादा ज्ञान मुफ्त में बांट दूं, ठीक है। बाकी पैसा तो मैं कमाता ही हूं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों का, भाई बहन, रिश्तेदारों का मदद करिए। फिर मिलेंगे जी, थैंक यू।